सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के समय में लगभग 80 से 90% लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट फूलने की समस्या से परेशान हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे पित्त दोष क्या होता है, पित्त दोष होने के क्या कारण है और पित्त दोष होने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और पित्त दोष में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्या हम पित्त रोग को, गैस, कब्ज, एसिडिटी को जड़ से ठीक कर सकते हैं? जी हाँ मित्रों, आप पित्त, गैस, कब्ज, एसिडिटी को जड़ से ठीक कर सकते हैं कुछ घरेलू चीज़ों का, कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों का प्रयोग करके। आज के वीडियो में हम यही संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं, इसलिए मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, यह जानकारी अपने यार, दोस्त, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे सब लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और दोस्तों अपने पूरे परिवार को भी स्वस्थ निरोग बनाएं। मित्रों, हमारे सभी वीडियोज़ में आयुर्वेद की सही जानकारी, कौन सी दवा कब और कैसे प्रयोग की जाएगी, कौन सी बीमारी घरेलू नुस्खे से ठीक होती है, कौन सी बीमारी नहीं ठीक होती है, ये सारी जानकारी आपको मिलती है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ मित्रों, वीडियो सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख करके आप हमें उत्साहित कर सकते हैं, खुशियाँ दे सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं पित्त दोष होता क्या है, इसका हमारे शरीर में रोल क्या है। इसके लिए जानने के लिए आपको दोस्तों अपने शरीर के निर्माण के बारे में जानना होगा। हमारा शरीर बना कैसे है और फिर हमारा शरीर बिगड़ता कैसे। दोस्तों, हमारे शरीर में 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस कमी के कारण हमारा शरीर बीमार होता है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम व विटामिन डी की कमी हो गई तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। शरीर में, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगता है। फिर हम क्या करते हैं, दर्द की दवा लेते हैं, कैल्शियम विटामिन डी की सप्लीमेंट्री लेते हैं और फिर उस कमी के पूरा होते ही हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तब हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। अगर हमारे शरीर का वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है। पित्त दोष बढ़ने पर 15 से 20% बीमारियां होती हैं और कफ दोष बढ़ने पर 5 से 10% बीमारियां होती हैं। अब दूसरी तरफ से हमारा शरीर ही बीमार हो गया। अब यहीं पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये हमारा पित्त दोष जब बढ़ता है, ये पित्त है क्या दोस्तों, ये पित्त क्या है ये भी जान लेते हैं। पित्त दोस्तों हमारे पेट में एक पाया जाता है जठर, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि मतलब एक प्रकार की अग्नि होती है, वो जलती है और वही खाने को पचाती है। उसे आप आज की भाषा में एंजाइम कह सकते हैं। वह एक प्रकार की एंजाइम होती है, एक प्रकार की पाचक रस होता है जो हमारे शरीर के लिए, स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में पित्त ही ना पाया जाए, पित्त ही ना बने तो दोस्तों हम एक मिनट भी जिंदा नहीं रहेंगे। जैसे खाएंगे वैसे हमारा खाना निकल जाएगा। तो आप समझ गए, पित्त दोष बहुत ज़रूरी है। बस हमें इतने मैनेज करना है, पित्त दोष बढ़ने ना पाए। अब चलिए ये भी जान लेते हैं पित्त दोष कब से कब पाया जाता है और दोस्तों इसका स्थान क्या है। दोस्तों, ये जो पित्त दोष पाया जाता है, कफ दोष पाया जाता है, वात दोष पाया जाता है, हमारे शरीर में इनका एक स्थान फिक्स है और एक समय के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। हृदय से सर तक का जो स्थान होता है वो कफ का स्थान होता है और हृदय से नाभि तक का जो स्थान होता है वो पित्त का स्थान होता है और नाभि से पैर तक का जो स्थान होता है वो दोस्तों वात का स्थान होता है।
अब ये पाया कब जाता है दोस्तों? जब हमारा जन्म होता है। जन्म से जब हम 15 साल की उम्र तक होते हैं यानी बाल्यावस्था में, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कफ दोष पाया जाता है। जब हम बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं, और युवावस्था की आयु जो होती है दोस्तों, बाल्यावस्था से युवावस्था की आयु होती 15 साल से 60 साल के बीच में। 15 से 60 साल के बीच में जब हम होते, इस समय हमारे शरीर में पित्त सबसे ज़्यादा बनता है, और सबसे ज़्यादा पित्त ही ज़्यादा दिन तक रहता है। यानी 15 से 60 45 साल तक हमारे शरीर में पित्त ज़्यादा बनता है। इसी समय हमें मैनेज करने की ज़रूरत है कि पित्त की बढ़ाने वाली चीज़ें हमें नहीं लेना है। और 60 साल के ऊपर जब हम जाते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या बनता है? बात बनती है। और आप देखते हैं 60 साल के बाद कमर में, जोड़ों में गठिया, वाई, बताश, तरह तरह की बीमारियां हमें घेर लेती है। वैसे तो तीनों दोष हमेशा हमारे शरीर में रहते हैं, लेकिन इस उम्र में ज़्यादा बनते हैं। बस हमें उसी समय ध्यान देने की ज़रूरत है कि पित्त को बढ़ाने वाली हमें चीज़ें नहीं खाना है। अब आप जानिए, अब यहाँ पे हमें ये जानने की ज़रूरत है दोस्तों, पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं। अगर पित्त बढ़ गया तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। अगर हमारे शरीर में दोस्तों पित्त बढ़ गया तो पाचन तंत्र से संबंधित जितनी बीमारियां वो होती हैं। उसके बाद हमारा शरीर कमज़ोर होता है, और बहुत ज़्यादा जब पित्त बनने लगता है तो पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है, और यही एसिडिटी बढ़ते बढ़ते रक्त की एसिडिटी होती है। और जब ये रक्त की एसिडिटी बनने लगती है तो रक्त में जमाव होने लगता है, आगे चल के हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, मोटापा, तरह तरह की बीमारियां हमें घेर लेती है। और दोस्तों जब यही एसिडिटी ज़्यादा बनने लगती है तो क्या होता है? पेप्टिक अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, और आगे चल के यही अल्सर कैंसर का रूप ले लेता है। तो दोस्तों हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीज़ें वो नहीं लेना है। अब चलिए जानते हैं वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं। दोस्तों जितनी भी मार्केट की चीज़ें हैं, जितनी भी आपके घर से बनी हुई चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके शरीर को पित्त दोष, कफ दोष और वात दोष, तीनों दोष को बढ़ाती हैं। जैसे डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, बिस्किट, नमकीन, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, जितना भी ये बाहर की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे बनाई गई हैं? चीनी से, मैदे से, रिफाइन, डालडा, पामोलिन में छाना जाता है। ऊपर से इसे एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जो कि बहुत ही खतरनाक है। ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए विष डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और जैसे आप जानते हैं ब्रेड की एक्सपायरी 2 से 3 दिन, टोस्ट की एक्सपायरी 3 से 4 महीने, बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीने, आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल। इसी तरह से मार्केट में जितने भी खाने वाली चीज़ें हैं, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, इनकी एक्सपायरी ऐसे ही रखी जाती है। अब दोस्तों बन आज रही है चीनी से, मैदे से, रिफाइन में छाना जा रहा है, और इसे आप खा रहे हैं 1 साल बाद, और ऊपर से प्रोसीजर किया जा रहा। तो 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? आप खुद जानिए। एक प्रकार के जहर का प्रयोग किया जाता है। जहर ही तो कीड़े को मारती है। इन चीज़ों से आप घर पे पूड़ी बना के छान के रख दीजिए। पूड़ी भी तो आप मैदे में छान रहे हैं, उसे तेल में छान रहे हैं, मैदे की बना रहे हैं, और पूड़ी क्या आप 1 साल बाद खाएंगे? कभी नहीं खाएंगे। उसमें फफूंदी लग जाएगी, कीड़े लग जाएंगे, आपको बीमार कर देंगे। तो ये आज बन रही है और फिर आप इसे 1 साल बाद खा रहे हैं। तो 1 साल तक रखने के लिए जो जहर डाला जा रहा है, क्या वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही हानिकारक है। ये आपके पेट में जाके आंतों में चपकती जाती है, और वहाँ पे एक मोटी लेयर बनती है जो आगे चल के गैस, कब्ज, एसिडिटी का कारण बनती है। ऐसे बहुत सारे इसके नुकसान। इसलिए दोस्तों अगर आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ने से रोकना चाहते हैं, बीमारी से बचना चाहते हैं, आज से अभी से संकल्प ले लीजिए, आप बाहर की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाएंगे। आप घर का बना हुआ खाइए। जो कुछ आपको खाने की इच्छा है वो सारी चीज़ें घर पे बना के खाइए, लेकिन चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। अब दोस्तों ये तो हो गया खाने से संबंधित। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा फिर खाएं क्या? खाने के लिए बहुत कुछ बना है।
आटा का बना हुआ चीज़ खाइए, गेहूं के आटा खुद धुल के बनवाइए, उससे बनी हुई चीज़ें खाइए। घर पे सारी चीज़ें बना के आप खा सकते हैं। और पहले के लोग खाते थे, 70-80 साल 90 साल पहले के लोग जो है दोस्तों बाहर की चीज़ें नहीं खाते थे। सुबह होते थे तो ब्रेड टोस्ट नहीं लेते थे, सुबह होता था तो दोस्तों घर का बना हुआ गुड़ खाते थे, राब खाते थे और एक लोटा पानी पी लेते थे। चना भिगो के खाते थे, मटर भिगो के खाते थे, ये सारी चीज़ें खाते थे। लेकिन ये चाय और ब्रेड ये जो आज का आपका फैशन बन गया ना, यही इसलिए फैशन वाली बीमारियां भी आपको घेर रही हैं। ये फैशन वाली बीमारियां भी घेर रही हैं। पहले के लोग ये नहीं करते थे। स्वस्थ और निरोग रहना है तो तुरंत आप इनका बहिष्कार कीजिए, तुरंत आप इनको त्याग दीजिए। अपने जीभ पर कंट्रोल करिए, अपने मन पर कंट्रोल करिए। तो बचा क्या खाने के लिए? बहुत कुछ बचा है। हरी साग सब्जियां मौसम के हिसाब से जम के खाइए। फल खाइए, मौसम के हिसाब से 1-2 फल अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। घर का बना हुआ डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, मट्ठा, पनीर खाइए, घर का खाइए, पैकेट का मत खाना। पैकेट की कोई चीज़ मत लेना। अगर आपको दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहना है, घर की बनी चीज़ें आप खाइए। दूध, दही, मट्ठा खाइए। कुछ बीन्स हैं उन्हें भिगो कर अंकुरित करके खाइए। ड्राई फ्रूट भिगो करके खाइए। मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दालों का प्रयोग करिए, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग करिए। नेचुरल होती है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बस आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत है, हम आयुर्वेद के अनुसार कब और कितनी मात्रा में खाएं। अगर आप इतना चीज़ें कर रहे हैं तो ऐसे भी आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और कुछ लाइफ स्टाइल में चेंजिंग कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये हमारा शरीर किससे बना है? प्रकृति से बना हुआ है। तो हमें प्रकृति के कुछ नियम अपनाना होगा, जैसे खाना खाने के नियम, सोने के नियम, जागने के नियम, और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा। तो कुछ नियम जान लेते हैं दोस्तों। खाना जब भी खाइएगा घर पे बैठ के अलथी पलथी मार के खाना चाहिए। खाना कभी भी खड़े होके नहीं खाना चाहिए। खाने को 32 बार चबा के खाना चाहिए। एक निवाला मुंह में डालिए, उसे 32 बार चबाइए। दोस्तों जब आप उस 32 बार चबाएंगे तो खाना पानी की तरह एकदम पतला हो जाएगा। और आपके मुंह से जो लार निकलती, सलाइवा निकलती, यही खाने को पचाती है। हमारे शरीर में 2 तरह की चक्कियाँ होती हैं। एक है आपका मुंह, जहाँ पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरा आपका पेट, जहाँ पे आपका खाना 20% पचता है। इसलिए मुंह को एक्टिव रखिए, आपका खाना तो अपने आप पच जाएगा। खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। हाँ, अगर आपको प्यास लग रही है, इच्छा हो रही है, तो आप 1-2 घूंट बीच बीच में ले सकते हैं, और ना लें तो बेटर है। लेकिन जब आप 32 बार चबा चबा के खाएंगे तो पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पानी की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, गले में फंस जाता है, या तो बहुत तीखा खाना खाते हैं, तब आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ खाने के नियम है, इन्हें अपना लीजिए। और खाना कब खाना है, जो सबसे ज़रूरी है और आज आपको बीमार बना रहा है, वो आपकी गलत खाने की आदत है। आप 11-12 बजे खाते हैं, 10-11 बजे खाते हैं। कितने लोग तो 1 बजे तक खाना खाते हैं, वो खाना नहीं खा रहे हैं, वो बीमारी को खा रहे हैं। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा लीजिए। अब इस समय जब आप खाते हैं, इस समय सूर्य की तेज किरणें आपके शरीर पर पड़ती है, क्योंकि उस समय सूर्यास्त होता है। और जब सूर्यास्त की ओर बढ़ जाता है तो दोस्तों उस समय जो किरण निकलती है वो हमारे जठर को प्रज्वलित करती है। उस समय हमारा जठर तेज होता है, और आप देखते होंगे उस समय खुद आपको भूख लगती है। कुछ ना कुछ खाने का आप प्रयास करते हैं, बाहर का खाते हैं। तो इसी समय हमें खाना खाना चाहिए। और जो खाना खाना, वो कैसा खाना होना? एकदम हल्का सुपाच्य रात का खाना होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, फाइबर युक्त ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी साग नहीं होना चाहिए, फल जूस नहीं होना चाहिए। रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए, और हमें आधा पेट खाना खाना चाहिए। अब जब सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं, यानी 6 बजे खाना खाएंगे, अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाएंगे, तो इसमें 16 घंटे की फास्टिंग होता है। और दोस्तों जब हमारा शरीर फास्टिंग पे होता है, उपवास पे होता है, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को रिमूव कर लेता है, यानी बीमारी को खा जाता है। हमारा शरीर खुद स्वस्थ और निरोग होता है। और दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है। दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या है? आप 10 बजे जब सोने जाएंगे तो आप तन मन धन से सोएंगे। आप पूरा शारीरिक रूप से सोते हैं। आपके शरीर के सारे आर्गन रेस्ट की मुद्रा में होते हैं, जिससे हमारी उम्र बढ़ती है।
और आज आप कब खाना खा रहे हैं? आज खाना आप 10 से 11 बजे खा रहे हैं और पूरी रात ये खाना आपका आर्गन पचाने में लगा है, आपका शरीर बिजी है, पेट आपका बिजी है, आंतें बिजी हैं, किडनी बिजी है, सब बिजी हैं। और फिर सुबह हो गई, फिर कुछ आपने खाना पीना शुरू कर दिया, तो दिन रात आपका शरीर काम कर रहा है, तो हमारी उम्र ऐसे भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, इस आदत को आप छोड़ दीजिए और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए। ये 2 घंटे का समय कब का समय है? ये 2 घंटे का समय सुबह का समय है। 5 बजे आप उठ जाइए किसी भी कीमत पे, आज के लाइफ स्टाइल के हिसाब से। नहीं तो ऐसे हमें 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन आज के युवा ये नहीं कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से 5 बजे उठिए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अब थोड़ा सा टहल लीजिए, तड़ाफन कर लीजिए, बैठक कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। जब आपका प्रेशर बनेगा तो आपका पेट खुल के साफ़ हो जाएगा। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको एकदम अलर्ट हो जाना है 2 घंटे के लिए। 5 से 7 2 घंटे का समय निकालिए। इसमें क्या करना है? 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आप आधे घंटे में कवर करिए। और मॉर्निंग वॉक की जो गति होगी, 1 मिनट में 60 से 70 कदम होना चाहिए और 2 कदमों के बीच की जो दूरी होगी वो 1 मीटर की होगी। जब इस हिसाब से आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आज जो आपकी दिल की धड़कन है नॉर्मल से 10 गुना तेज़ पंप करेगी। और जितने तेज़ आपकी धड़कन पंप होगी, जितना तेज़ आपका दिल धड़केगा, उतने तेज़ खून का दौड़ा होगा। आपके नसों में कहीं भी कोई रुकावट है दोस्तों, दूर हो जाएगी। हार्ट अटैक से बचाती है, ब्लड प्रेशर से बचाती है, मोटापे से बचाती है ऐसी मॉर्निंग वॉक। इस हिसाब से करना। और जब आप इस हिसाब से चलेंगे दोस्तों, तो जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को हमारे जवान परेड निकालते हैं, हमारा हाथ पैर उसी तरह से मूवमेंट करेगा। ये है मॉर्निंग वॉक करने का सही चाल। और दोस्तों, कहाँ पे करना है मॉर्निंग वॉक? जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट्स हैं। अब दोस्तों, जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पे 2 योगा ज़रूर करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम और दूसरा योगा है कपालभाति। ये अनुलोम विलोम आप 30 मिनट करेंगे, कपालभाति आपको दोस्तों 15 से 20 मिनट करना है। 2 योगा अच्छे से कैसे करना है, इससे संबंधित यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। आप देख करके दोनों योगा को उसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब दोनों योगा जब कंप्लीट हो जाए, वहीं बैठ के मेडिटेशन करना है 15 से 20 मिनट। दोस्तों, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखते हैं। और जिसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है वो दोस्तों कभी बीमार नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड ही है जो हमें बीमार बनाता है और सबकॉन्शियस माइंड ही है जो हमें स्वस्थ और निरोग रखता है। इसलिए इसे कभी नेगेटिव शब्द मत दीजिए, नेगेटिविटी इसके अंदर नहीं आना चाहिए। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी के साथ विचार रखिए, तो देखिए कैसे आप स्वस्थ होने। अगर इतना आप कर रहे हैं और जिस दिन से इतना करना आप शुरू कर दिए, उसी दिन से आप 28 दिन के अंदर देखिएगा आपका शरीर तुरंत रिवर्स हो जाएगा, यानी कि युवा होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, मोटापा है, कोई भी बीमारी है, और इस बीमारी के लिए जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन की पावर कम हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आपने 1 साल तक लगातार कंटिन्यू पालन किया तो हो सकता है कि वो दवा भी बंद हो जाए, उस दवा को भी आपको बंद करना पड़ जाए, क्योंकि आपका शरीर अंदर से मजबूत हो चुका है, आपके शरीर का पुनर्जन्म हो चुका है, आपका शरीर अंदर से अब युवा हो रहा है, स्ट्रांग मजबूत हो रहा है। दोस्तों, ये एकदम 100% सत्य है और मैं इन सारे नियमों को पिछले 40 साल से फॉलो कर रहा हूँ। ऐसे मैं आपसे नहीं शेयर कर रहा हूँ। और मैं पिछले 40 साल से दोस्तों कभी दवा का प्रयोग नहीं किया हूँ, कभी दवा का प्रयोग नहीं किया हूँ। आज भी दोस्तों मैं 10 से 12 किलोमीटर दौड़ता हूँ इस उम्र में। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ चीज़ें हैं। अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी बन रही है तो आपके किचन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिना नुकसान पहुंचाए गैस कब्ज एसिडिटी को दूर कर सकती है। गैस कब्ज एसिडिटी के लिए आप गैस को दूर करने के लिए क्या लेते हैं? पेंटाप्राजोल डोमप्रीडोन, रेबेप्राजोल डोमप्रीडोन, ओमेप्राजोल डोमप्रीडोन, पेंटाप्राजोल लिसुल्प्राइड, या दोस्तों कोई एंटासिड सिरप, इंजाइम सिरप आप ले रहे हैं, नहीं तो कुछ आयुर्वेदिक चूर्ण ले रहे हैं।
दोस्तों ये जितने भी एलोपैथिक दवाएं आप ले रहे हैं, इन सारी दवाओं का साइड इफ़ेक्ट है और ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट है। ये जितने भी पीपीआई ग्रुप की दवाएं हैं, जो ओमेप्राजोल ग्रुप की दवाएं हैं, ये सारी दवाएं जो हमारे पेट में एसिडिटी बनती है उसे ख़त्म करती हैं। और दोस्तों जब हमारे पेट में एसिडिटी ही नहीं बनेगी, पित्त ही नहीं बनेगा, तो खाना कैसे बनेगा, कैसे पचेगा? खाना पचाने के लिए पित्त बनना, एसिडिटी बनना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट है, इसे कभी मत खाना। और उसके स्थान पे मैं ये जो घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ आप लेंगे उतना फ़ायदा ये भी करेगा। एक पेंटाप्राजोल डोमप्रीडोन DFR का कैप्सूल आज आप 15 रुपये में पा रहे हैं, 10 रुपये में पा रहे हैं, 12 रुपये में पा रहे हैं। अगर पेंटाप्राजोल लिसुल्फ्राइड ले रहे हैं तो 20 रुपये 25 रुपये का एक कैप्सूल पा रहे हैं। और एक कैप्सूल आप खा रहे हैं 24 घंटे में, एक तो 25 रुपये आपके घर से जा रहे हैं। और जो मैं किचन की चीज़ें बताने वाला हूँ मात्र 2 रुपये की लागत क्या, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं बल्कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेगा। आयुर्वेद की यही खासियत है, आपके किचन में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनकी तो यही खासियत है। आप जिस चीज़ के लिए खा रहे हो वो तो चीज़ ठीक ही हो जाता है, उसके बाद हमारे शरीर से और भी बीमारियां ठीक कर देता है। तो चलिए जानते हो कौन सी चीज़ें। दोस्तों आपको लेना है जीरा आधा चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच, धनिया आधा चम्मच। ये तीनों आधी आधी चम्मच आपको लेना है और इसे अच्छी तरह से पहले धुल दीजिए। धुलने के बाद ये मिट्टी उट्टी सब साफ़ हो जाएगी। अब आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है और उसी मिट्टी के बर्तन में 1 कप पानी डालना है और उसी 1 कप पानी में तीनों चीज़ें भिगो देना है। रात को उसी में भिगो दीजिए। अब सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो दोस्तों इसी पानी को आप पी सकते हैं। अगर गर्मी का समय है तो इस पानी को ऐसे पी लीजिए, अगर ठंडी का समय है तो दोस्तों ये जो रात में आप भिगोए हैं जिस चीज़ में, ये पूरा पानी ऐसे डाल दीजिए गैस पे रख दीजिए, उबल जाए। जब उबल जाए, उबलने के बाद उसके रस और भी पूरा आ जाएंगे, तब छान करके आप इसे काढ़े के तौर पे आप पी सकते हैं ठंडा करके। ये 2 तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर रात में आप भूल गए, आप नहीं भिगो पाए तो दूसरा ऑप्शन क्या है, जीरा आधा चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच, धनिया आधा चम्मच, ये तीनों ले लीजिए, धुल लीजिए। और दोस्तों जैसे आप चाय बनाते हैं उसी तरह से इसे चढ़ा दीजिए गैस पे। 1 कप पानी पे चढ़ाइए, जब वो आधा कप पानी रह जाए तब दोस्तों इसी पानी को आपको पी लेना है। बस इतना ध्यान देना है, ये जीरा अजवाइन धनिया पानी जब आप पिएंगे, इसके पीने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक आपको अच्छी सी भूख न लग जाए। आपकी पुरानी से पुरानी गैस एसिडिटी सब खत्म हो जाएगी, कभी नहीं बने। ये हो गया पहला विकल्प। दूसरा विकल्प क्या है, ये तो सुबह का समय करना है, ये सुबह आप कर सकते हैं। रात में क्या आपको करना है, रात में दोस्तों आपको लेना है गाय का दूध 1 चम्मच, 1 गिलास। भैंस का अगर गाय का नहीं मिल रहा है तो भैंस का आप ले सकते हैं, लेकिन ये पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध सबसे खतरनाक दूध है, ये हमारे लीवर को दोस्तों धीरे धीरे करके खोखला कर देता है, लीवर की बीमारी उत्पन्न करते हैं। कभी पैकेट का दूध मत लेना, इसके साथ प्रोसीजर किया जाता है। दूसरी तरफ इस पैकेट के दूध को दोस्तों पन्नी में रखा जाता है, जो कि पन्नी एक कैंसर कारक तत्व है, तो इसलिए पैकेट का दूध कभी मत लेना। तो आपको लेना है शुद्ध गाय का दूध, वो भी देसी गाय का, 1 गिलास लेना है। अब इसे दोस्तों आपको गर्म करना है। गर्म करने के बाद जब इसे सोते समय जब दूध थोड़ा ठंडा हो जाए, गुनगुना रहा है, तो इसी में दोस्तों मिलाना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, अश्वगंधा का चूर्ण आधा चम्मच। ये दोनों चूर्ण मिलाने के बाद इसी दूध को आपको पीना है। रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध पीना है। दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद आपको सोने जाना है, जिससे दूध सही से पच जाए। दूध पीने के बाद तुरंत सोने नहीं जाना है। ये 2 तरीका अपना करके आप पुरानी से पुरानी गैस एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। अब त्रिफला और अश्वगंधा का क्या काम है दोस्तों, आप दूध तो जान ही रहे, मल्टीविटामिन प्रोटीन का खजाना है। और ये त्रिफला चूर्ण हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखता है। और ये जो अश्वगंधा चूर्ण है, अश्वगंधा चूर्ण आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। अश्वगंधा को आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। ये हमारी शरीर की हड्डियाँ मांसपेशियाँ को मजबूत बनाता है, यानी कि हमारे शरीर की चारों तरफ से सुरक्षा करता है ये अश्वगंधा।
इतना शक्तिशाली है। तो दोनों चीज़ को जब मिला के लेते तो दोस्तों हमारा शरीर सबसे शक्तिशाली शरीर बन जाएगा।